हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं हबीब खान। मैं हूं शहबाज अशरफ। यूएस ईरान टेंशन और साथ फॉरेन सेलिंग की वजह से स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, इस हफ्ते भी हमने देखा मार्केट जो है वो पैनिक में रही। मंडे या ट्यूसडे मार्केट में अनसर्टेनिटी रही। वेडनेसडे मार्केट का कुछ बाउंस बैक हुआ, बट ऑन थर्सडे मार्केट ने हाईएस्ट एवर डे ऑन डे डिक्लाइन जो है वो रिकॉर्ड किया। मोर देन 6000 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद फ्राइडे हमने देखा कि अगेन 1000 पॉइंट्स जो है मार्केट में प्लस हुए। सो इन दी एंड हु टुक द वीक्स देखते हैं। बुल्स एंड बेयर्स पावर्ड बाय बैंक ऑफ पंजाब। सो इस हफ्ते भी हमने देखा कि मार्केट में बेयर्स एक्टिवली डोमिनेट रहे और मार्केट की KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 100 इंडेक्स मोर देन 6000 पॉइंट्स यानी 6434 पॉइंट्स हमने देखा कि मार्केट से जो निकले हैं। और परसेंटेज की बात करें तो 3.58% कमी के बाद मार्केट 173,169 पॉइंट्स पे जो है वो क्लोज हुई है। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर। टॉप गेनर्स की बात करें तो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज विद 9% टॉप गेनर्स में टॉप पे रहे। SS ऑयल मिल्स 8.2% के साथ सेकंड पे, थल 4.6%, बन्नू वुलन 1.2%, जबकि मरी ब्रेवरी 0.7% के साथ टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इसी तरह अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो पायनियर सीमेंट 22.2% के साथ जो है नेगेटिव में टॉप पे रहा, जबकि TRG 16.1%, यूनिटी 13.9%, PSO 11.8% और महमूद टेक्सटाइल 10.9% के साथ टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। अच्छा, इस हफ्ते बिग स्टोरी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फॉरेन सेलिंग का जो ट्रेंड है वो मार्केट में एक्टिवली दिखाई दिया। मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने देखा, बैंक्स हो, सीमेंट सेक्टर हो, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ से उन्होंने अपना जो सेलिंग है वहाँ से हमने उसके ट्रेंड देखे। नंबर्स की अगर कुछ बात करें FIPI के, तो हमने देखा कि वीक ऑन वीक ट्रेंड की बात करें तो 26.4 ये मिलियन डॉलर जो है वो हमने देखा कि करंट वीक में फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से निकाले गए हैं। इसी तरह मंथ के अगर डेटा की बात करें तो 63.87 मिलियन अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो है वो निकाले जा चुके हैं। और अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से 130 मिलियन डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं कि कैलेंडर ईयर में अब तक निकाले गए हैं। और FY26 की बात करें तो अब तक 381 मिलियन डॉलर फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से निकाले गए हैं। शहबाज, बड़ा नंबर है। हम देख रहे हैं कि फॉरेन सेलिंग अब बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। मंथ ऑन मंथ भी देख रहे हैं और वीक ऑन वीक हमने देखा कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है। क्या वजूहत हैं इस फॉरेन सेलिंग की? देखिए यार, आप हफ्ते का नंबर देखें, 27 मिलियन डॉलर्स का नंबर है, वो 4 दिन का नंबर है। आई थिंक फ्राइडे का नंबर तो आया नहीं है। मैं देखिए फोकस ये है कि येस एग्रेसिव सेलिंग तो है, मगर अगर आप इस तरह देखें कि पिछले साल और पिछले 6 महीने या पिछले 2 या 2.5 साल में फॉरेन सेलर्स रहे हैं। सो देखिए मार्केट का येस मेन रीज़न इस हफ्ते हैज़ बीन एग्रेसिव फॉरेन सेलिंग। और देखिए अब उसका रीज़न क्या है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि इसमें स्पेसिफिकली फंड कौन सा है और कहाँ सेलिंग हो रही है। हमें ये पता है कि फॉरेन सेलर है। और आप इस देखिए, अगर आप पहले देखें मार्केट का, अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 2-2.5 साल में मार्केट की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हुई है, तो फॉरेन सेलिंग उस वक्त भी थी, मगर जो आपकी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करी आपकी म्यूचुअल फंड्स ने। सो आई थिंक मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है, येस आपकी फॉरेन सेलिंग तो रही है, विच हैज़ बीन अ रीज़न फॉर द पैनिक सेलिंग इन द मार्केट। बट इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप December 31 को मार्केट देखें और 23 जैन को मार्केट देखें, तकरीबन 23 दिन में मार्केट 20,000 पॉइंट बढ़ गई। सो आई थिंक वो बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट जल्दी बढ़ गई थी और करेक्शन ड्यू थी। और आप ऐसा देखें जो आपके मल्टीपल्स थे वो एक लेवल पे पहुंच गए थे। सो काफ़ी टाइम से बात हो रही थी प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। सो हमें देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस आपके आ गए, भले वो सुपर टैक्स की खबर हो, GIDC की खबर हो या फॉरेन सेलिंग हो, ये मल्टीपल रीजन है। इसकी वजह से हमने देखा कि एक सेलिंग मार्केट में देखा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट या रीज़न और एक लेसन ये है कि देखें हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल से मार्केट एक बुल रन पे है और हमारा अभी भी थीसिस इंटैक्ट है कि मार्केट बुल रन पे है। मगर ये जो सेलिंग है, ये जो पैनिक है मार्केट में, ये एक पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट है और इस तरह की ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है कि आपका जो बेसलाइन थीसिस है, इकोनॉमिक थीसिस, वो इंटैक्ट है। सो मुझे लगता है कि येस फॉरेन सेलिंग तो है, मार्केट काफ़ी नीचे आ गई, 9% नीचे है, तो इसकी वजह से ये हुआ है कि आपकी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, नए इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो चीज़ रिलेटिवली महंगी हो गई थी वो आपको एक अच्छी चीज़ दाम में मिल रही है, तो दिस इज एन ओवरऑल अपॉर्चुनिटी। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, इससे आप पैनिक
ना करे मार्केट। अच्छा शहबाज, कुछ और भी नंबर्स हैं जिन पे हम नज़र डालते हैं। एलएसएम के नंबर हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, जो कि हमने फिर देखा कि ईयर ऑन ईयर जो है वो उसमें 0.4% जो है वो इजाफा है, बट मंथ ऑन मंथ उसमें बड़ा नंबर है 9.3 जो परसेंट है उसका इजाफा देख रहे हैं हमने दिसंबर के जो नंबर्स आए हैं। और अगर 6 मंथ्स की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि 4.8% का अब तक इजाफा है। शहबाज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलती है तो मार्केट भी चलती है, मार्केट का इम्पैक्ट भी होता है। किस तरह देख रहे हैं नंबर्स? देखिए यार, नंबर से अगर गौर करें, अगर आप मंथ और मंथ नंबर देखें आई थिंक 9% ऊपर है, और आप अगर 6 मंथ के नंबर से देखें तो आई थिंक 5% ऊपर है। आई थिंक काफ़ी इंकरेजिंग नंबर्स हैं। अगर आप पिछले 5 महीने में नंबर्स भी देखें तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, और एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज उसका मेन रीज़न यही है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं हमने पहले देखा है 22 से 11% हो गए, तो उसकी वजह से यहाँ एक्टिविटी बढ़ी है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत है इकॉनमी में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं, इसका एक रीज़न तो ऑफकोर्स इस लो बेस इफेक्ट भी है, बट हम ये देख रहे हैं जो ग्रोथ आपकी जिस सेक्टर्स में आ रही है उसमें टेक्सटाइल भी है, फूड भी है, ऑटोमोबाइल भी है, और वो हम ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड भी देख सकते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड जो गवर्नमेंट का टारगेट है फॉर द एलएसएम वो तकरीबन 4 से 5% ये पूरे साल का। सो इन लाइन विद द ट्रेंड हम समझ रहे हैं ये नंबर्स गवर्नमेंट अचीव कर लेगी फॉर FY26 बेसिस पे। अच्छा शहबाज, करंट अकाउंट के नंबर्स भी हैं जो हमने देखा इस हफ्ते। एक बार फिर मंथ ऑन मंथ डेटा में पॉजिटिव साइन है। 121 मिलियन यूएसडी जो है वो हमने देखा कि सरप्लस का सामना रहा, जबकि ओवरऑल अगर बात करें इन 7 मंथ्स ऑफ FY26 1.1 बिलियन डेफिसिट का सामना है। हम देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड बड़ा हमें अलग सा नज़र आ रहा है। 1 मंथ हम देखते हैं सरप्लस है, 1 मंथ डेफिसिट है। किस तरह देख रहे हैं इस ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स को, करंट अकाउंट के नंबर्स को? आई थिंक जो आपने नंबर देखा है करंट अकाउंट सरप्लस का द मंथ ऑफ जैन, वो एक्सपेक्टेड था। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले क्या होता है कि पीबीएस के नंबर्स आ जाते हैं, वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपका ट्रेड डेफिसिट था तो लोअर साइड था, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर सरप्लस ही आएगा। जहाँ तक आपकी बात है कि एक महीना नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, आई थिंक उस तरह उसको आप नहीं देखें। अगर आप ये चीज़ क्यूमुलेटिवली देखें 7 महीने की बेसिस पे, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तकरीबन $1.1 बिलियन का है, विच इज़ वेरी मच इन द विसिनिटी जो स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। आई थिंक इसका रीज़न अगर आप देखें, हमें पता था कि आपकी बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स आपकी इंपोर्ट्स बढ़नी थी और एक्सपोर्ट्स ही बढ़नी चाहिए थी, मगर आप पूरे 7 महीने का नंबर देखें तो इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी तेज़ी से बढ़ी है और एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन हुई है। वेदर जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो बढ़ी है, बट बिकॉज ऑफ फूड जो आपकी एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ राइस, लोअर राइस एक्सपोर्ट्स। मगर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि डिस्पाइट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट आपके जो रिजर्व्स हैं वो ऑन द हाई साइड है, और जो स्टेट बैंक का जो लेवल है उससे वो अचीव कर लेगी। तो अगर पूरे साल को भी आप एनालाइज कर दें करंट अकाउंट को तो तकरीबन 2 अरब का डेफिसिट होगा, विच इज़ वेरी मच मैनेजेबल। तो ये एक्सपेक्टेड ही था। अगर आप लास्ट ईयर ऑफकोर्स हमें पता था कि जो सरप्लस था 4 साल के बाद सरप्लस आया था, बट जो भी फिलहाल नंबर्स आ रहे हैं आई थिंक बहुत मैनेजेबल है। हमें सिर्फ आगे जाके ये देखना है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उस पर क्या मोमेंटम होता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यस हमें पता है कि इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ हायर डिमांड एंड लो इंटरेस्ट रेट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें गोइंग फॉरवर्ड। तो हम देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा कि वो नंबर्स कैसे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है यासीन कुदवावी, हेड ऑफ इक्विटी हैं ऑप्टिमस कैपिटल में। वेलकम टू द शो यासीन। थैंक यू हबीब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा यासीन, ये बताएं कि मार्केट हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रही इस वीक में और बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था, तो क्या वजूहत हैं इस सेलिंग की? और मार्केट में जो हमने देखा कि ओवरऑल मंडे, ट्यूसडे एंड देन थर्सडे बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन्वेस्टर्स पे। हबीब, सो सेलिंग जो थी वो मिक्स बैग थी। मंडे और ट्यूसडे को मेजोरिटी जो सेलिंग थी दैट वाज फॉरेन सेलिंग, जिसमें थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के पास भी कुछ रिडेम्पशंस आए थे। थर्सडे को तो आई बिलीव थोड़ा सा एक पैनिक सेलिंग टाइप का था, बिकॉज ईरान के कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे, न्यूज़ फ्लोज ऐसे आ रहे थे कि वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हुई थी। एंड आफ्टर सर्टन टाइम मार्जिन कॉल्स में जो लेवरेज पोजीशंस थी वो भी फिर लिक्विडेट हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग हमने देखी थी। अच्छा यासीन, एक बात बताएं, अगर आप देखें मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई बनाया 191,000 का, वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 9% नीचे है। सो कैन यू टेल द इन्वेस्टर्स के की क्या क्या रीजंस रहे फॉर दिस मार्केट जो पैनिक हुआ है मार्केट पिछले 2 हफ्तों में, ताकि इन्वेस्टर्स को मालूम चल जाए कि कि हमारा जो इकोनॉमिक थीसिस है वो तो काफ़ी इंटैक्ट है। व्हाट हैव बीन द की रीजंस बिहाइंड दिस सेलिंग व्हिच वी हैव सीन द लास्ट 2-3 वीक्स? या शहबाज, आई थिंक इट्स मोस्टली जस्ट प्रॉफिट टेकिंग, और दूसरा कुछ जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स ऐसे हैं, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अगर हम बात करें तो मोस्टली व्हाट्स हैपनिंग इन आवर नेबर्स एट ईरान, जो यूएस और ईरान के बीच में कांस्टेंट एक इशू चल रहा है,
उस वजह से कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा या पाकिस्तान में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे या हमारे बेसिस को शायद वो यूज़ करना चाहें तो उसकी वजह से कुछ अनसर्टिनीज हो सकती हैं। तो उसका थोड़ा सा टेंशन है। लास्ट वीक अगर आप देखें तो न्यूज़ फ्लोज में लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की कुछ न्यूज़ थी विद इमरान खान हेल्थ डिटीरिएटिंग एंड अदर इश्यूज कमिंग अप। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज हैव सबसाइडेड एट दिस पॉइंट कि अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काम डाउन हो रही हैं। तो उस वजह से आई थिंक एज यू सेड इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें और एनी लाइक नथिंग हैज मटीरियली चेंज्ड, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम, द स्टोरी स्टिल इंटैक्ट, ग्रोथ हमारी आ रही है। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आई थिंक लोगों का एक खौफ भी है जियोपॉलिटिकल और लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज से। और दूसरा, मार्केट इतनी अपनी एक हाइट पे थी कि पीपल आर वेटिंग एंड हैव बीन वेटिंग फॉर ए करेक्शन। तो वो जब एक ट्रिगर मिल गया तो उसके बाद ऑब्वियसली वो एस्केलेट होना शुरू हो गया। अच्छा ये बताएं फॉर द लास्ट आई थिंक फ्यू वीक्स एंड स्पेशली जो अभी लास्ट वीक था, मैं देखा सेलिंग जो थी फॉरेन सेलिंग काफ़ी एग्रेसिव थी। हम देखें पिछले 2-2.5 साल से फॉरेन सेलिंग हो रही है, पिछले साल भी सेलिंग हुई। तो वाई फॉरेन सेलिंग की वजह से हमें इतना प्रेशर देखा है इस हफ्ते, और बस कुछ बता सकते हैं कि सेलिंग कहाँ से थी, किस फंड की थी, अगर आप कुछ चीज़ पे हाईलाइट कर सकें इन्वेस्टर्स के लिए। So Shabazz, we don't know exactly which fund it was. We've heard multiple names, but it's very difficult to pinpoint exactly who, like which fund individually it was. लेकिन देखिए, foreign selling has been part of Pakistan's story, as you said, for the past 2.5 years, right? That is nothing new. There's multiple reasons as to why foreigners don't want to come and work in Pakistan. Uh, Taxation एक रीजन है, लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल इज अनदर, पोटेंशियल डिवैल्यूएशन हिट जो वो पहले भी खा चुके हैं और आने वाले दिनों में उनको हो सकता है लग रही हो कि यार एक हमेशा एक इमिनेंट रिस्क तो खड़ा हुआ होता है। थर्ड, अनदर रीजन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, राइट? पाकिस्तान में जब एक हाई रिस्क कंट्री में अगर कोई फॉरेनर आके अपनी पोजीशन लेता है तो दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिस्क प्रीमियम जो उनको मिले, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली मेकिंग अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। बट ग्लोबल इक्विटीज एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इन relatively safer markets have given such good yields कि लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स जनरली फिर उन मार्केट्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन जो इस चीज़ का शिकार है। ग्लोबली हमने देखा है कि इंडिया जैसी मार्केट में भी बहुत फॉरेन सेलिंग हुई थी, चाइना जैसी मार्केट में काफ़ी ग्लोबल फॉरेन सेलिंग हुई थी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी काफ़ी सेलिंग हुई है। तो वी आर नॉट द ओनली वंस हियर, इट इज़ जस्ट मोर ऑफ अ ग्लोबल ट्रेंड। अच्छा अगर आप देखिए एक और जो लिंगरिंग इशू है मार्केट में वो सुपर टैक्स के हवाले से हमने देखा कि लेटली एक डिसीजन आई इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट ने बोला कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको तकरीबन क्यूमुलेटिवली 312 अरब रुपए का सुपर टैक्स देना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट ऑन कंपनीज़ क्या है, गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, और ये मार्केट इस चीज़ को किस तरह ले रही है सुपर टैक्स को? देखिए, सो इनिशियली व्हेन द सुपर टैक्स वर्डिक्ट वाज अनाउंस्ड, ऑब्वियसली उसकी वजह से एक मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया था एंड काफ़ी एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी इसका था। काफ़ी लोग होपफुल थे, कंपनीज होपफुल थी कि ये इनके फेवर में आ जाएगा, बट ऑब्वियसली इट केम इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी वजह से देखें, एक तो लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा सा आ जाता है कि जब इसका वर्डिक्ट आया तो विद इन अ नंबर ऑफ डेज लोगों को नोटिस आने लगे कि आपकी एक सर्टेन टाइमलाइन के अंदर पेमेंट्स ड्यू हैं, और उनको अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करके या अपने ऑब्वियसली बैंक्स में से डिप करके वो पेमेंट्स फुलफिल करनी पड़ी थी। सुपर टैक्स देखें, पाकिस्तान जैसी एक इकोनॉमी है में हैज़ बिकम अ बर्डन, एंड आई जेन्युइनली फील लाइक इट हैज़ बिकम अ लिमिटर फॉर ग्रोथ एज वेल। बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर एक अच्छी इनकम कर रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग गुड मनी इन योर बिजनेस, उसको ग्रोथ का जो एक आपका लेवर होता है उस पर आप थोड़े से लिमिट हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कि जितना आप बनाएंगे उतना ज़्यादा फिर आपने उसमें टैक्स की मद में देना है। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड सीरियसली लुक एट, एंड इस पर कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए होपफुली दिस ईयर। अच्छा अगर आप देखें स्पेशली जो लिंगरिंग इशू है, अगर जो इसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी अनसर्टन भी हुई हुई है, विच इज़ यूएस एंड ईरान इशू, सो व्हाट आर योर थॉट्स के इस पे गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स को किस तरह इसको डील करना चाहिए, और ये जो अनसर्टनिटी है इसको देखते हुए क्या स्टांस होना चाहिए मार्केट में फॉर द वीक्स टू कम?
देखिए शबाज, एज यू सेड अर्लियर राइट, कि our domestic economic story still continues. Global एक ट्रेंड जो historically या fairly recently बना है with Trump being in power and doing everything that he does. uh, Global uncertainty तो prevail करेगी, especially in our region with Iran, China, Afghanistan. सारे जो हमारे नेबरिंग ममालिक हैं यहाँ पे कोई ना कोई अनसर्टनिटी आई बिलीव चलती रहेगी, एंड वी आर नॉट द ओनली वंस राइट. वी सॉ व्हाट ही डिड इन वेनेजुएला, अफ्रीका में भी, सोमालिया और कुछ ऐसी कंट्रीज में भी इसकी काफ़ी अग्रेसिव टेक्स हैं. तो आई थिंक रीजनल अनसर्टनिटी ऑब्वियसली, जैसा पहले कहा था, कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट दे सकती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट. इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक स्टोरीज को फॉलो ज़्यादा करना चाहिए एज टू कि यार ग्रोथ कहाँ आ रही है. फंडामेंटल स्टोरीज को फॉलो करना चाहिए कि फंडामेंटली साउंड कंपनीज और स्ट्रेंथन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं. if that story stays intact, तो आई डोंट थिंक देर इज मच ऑफ अ रिस्क टू पाकिस्तान. ऑब्वियसली थोड़ा सा देखें इम्पैक्ट, अगर ईरान में खुदा ना खास्ता कुछ होता भी है तो आएगा. ऑयल प्राइसेस विल गो अप, could potentially go up. I can't say will, but could potentially go up, and Pakistan could potentially be looped into, in one way or another. But then again, as I said, जो एक broad based economic story है, that we feel like will continue and should continue, जिसकी basis पे investor sentiment should stay positive. अच्छा ये बताएं यासीन, एक और जो क्वेश्चन जो आता है, आई थिंक तो की थीम फॉर कैलेंडर 26 इज़ लिक्विडिटी, राइट. हमने देखा कि हमने मज़ीद काफ़ी एग्रेसिव फॉरेन सेलिंग देखी है और उसको एब्जॉर्ब इधर म्यूचुअल फंड्स करते हैं या आपके इंडिविजुअल्स करते हैं. सो यू टॉक टू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो कुछ बता सकते हैं अभी भी लिक्विडिटी जो इंडिविजुअल्स के पास है, कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो किस तरह देखते हैं मार्केट को, और वो अगर यहाँ प्रेशर रहता है सेलिंग का, सो बिकॉज ऑफ अवेलेबल लिक्विडिटी, हाउ मच कैन दे एब्जॉर्ब इफ़ द सेलिंग कंटिन्यूज़? देखिए शहबाज, so liquidity is rampant in the market from what we've seen. अभी recent days को अगर हम देखते हैं तो obviously we feel like कि it has disappeared, but I think that is just people mostly holding back than not having the capital available. There's a big difference in the two, right? So उस sense में अगर देखें तो देखें liquidity तो बहुत है. Multiple reasons हैं, people अक्सर जो आपकी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं कंट्री वाइड, वो अपनी कैपेसिटी से नीचे ऑपरेट कर रही हैं. सो देयर इज़ नो रीज़न वाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए या कॉर्पोरेट्स हो गए, उनको अपने बिजनेसेस में अपनी लाइन में एक्सपेंशंस की ज़रूरत नहीं है. अभी वी सीन, आई थिंक सीमेंट सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनीज ने अपनी एक्सपेंशंस, या खैर एक ने अनाउंस की अपनी एक्सपेंशन, एंड Pioneer की transaction, Pioneer was acquired by Maple Leaf, so that was part of their expansion plan as well. But उसके अलावा अगर आप देखें तो ना टेक्सटाइल सेक्टर में, ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई खास, ना मैन्युफैक्चरिंग की इसी साइड पे we're seeing any expansions come about. तो obviously जो profits ये बना रहे हैं, those need to be invested somewhere. In Pakistan, with how the taxation has, the system of taxation has become, equity seemed to be the easiest and the best place to invest capital. तो उस वजह से हमने देखा है कि काफ़ी लिक्विडिटी हमारी इक्विटीज़ मार्केट में आई है, और वो आती रहेगी जब तक we don't see our economic numbers and our capacity numbers come to par, या उसके करीब आएंगे जब लोग बोलेंगे कि यार अब हमें अपनी कैपेसिटी लाइंस को एक्सपैंड करने में एडिशनल कैपिटल करना है, इन्वेस्ट करना है. तो आई थिंक दैट विल बी द ट्रिगर जब आपकी लिक्विडिटी थोड़ी सी इक्विटी मार्केट्स की तरफ कम होगी. बट अंटिल देन आई फील लाइक या पोटेंशियली कोई अगर टैक्स रिजीम में चेंज आया, तब तक हमारी मार्केट में आई फील लाइक एक अच्छा मोमेंटम एज फार एज लिक्विडिटी इज कंसर्न रहेगा. यासीन, अगर आप देखिए मार्केट इज़ डाउन अबाउट 9% फ्रॉम इट्स पीक, तो अब अगला सवाल इन्वेस्टर्स का ये होता है कि अगर आपको यहाँ कुछ पोर्टफोलियो बनाना है, सो आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी, आपके टॉप सेक्टर्स क्या होंगे और टॉप 5 पिक्स क्या होंगे फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट गोइंग फॉरवर्ड?
Gee, definitely, Shabazz. So we actually get asked this question quite often from a lot of our clients, and हमारी generally जो है वो recommendation is always कि यार blue chip stocks पे ज़्यादा focus किया जाए, dividend paying stocks पे ज़्यादा focus किया जाए, because that is that is and always will be your safest investments. आजकल जो market आपकी almost 9% down है from its peak. We're getting a lot of opportunities and a lot of companies जो हमें steep discounts पे मिल रहे हैं, some as low as 20%. तो अगर holdcos पे हम focus करें, so holdcos include companies like Hapco, Nishat Mills Limited, Fauji Fertilizer Limited, Engro Holdings, PG Khan to a certain degree, Mari है, Fauji Fertilizer है, Packages है. तो ये जो कंपनीज हैं इसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा है. पहले भी अपनी एसओटीपी वैल्यू जो एक ब्रेकअप वैल्यू होती है उसके डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी, आज वो एक एडिशनल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन देयर. हमने जो एक देखा है हिस्टोरिक पैटर्न में कि कंपनीज, these holding companies are constantly investing more and more into new investments and into acquisitions, जिसकी वजह से आपको additional exposure साथ साथ में मिल ही जाता है. So when you look at examples of Nishat Mills, you have exposure to obviously all of the listed companies that come in under the Nishat umbrella, but they also are in the process of acquiring Rafan Maze. They recently started the initiative for the automobile sector with Jayco and Omoda. और भी बहुत चीज़ें ये लोग साथ साथ में कर रहे हैं. सो आपको वो सारे एक्सपोजर्स उनके साथ मिलते हैं. Besides that, I feel like banking sector is always a safe investment in Pakistan. HBL recently announced its results and their dividend came up higher than expected. Earnings were also very, very, very good. Next week we're expecting the National Bank to come out with its results. UBL का भी expected है थोड़े time में. Mizan का result came in line with expectations. So these companies will generally not disappoint. So अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करें, you will see better performance. अच्छा यासीन, ये बताया, मैंने देखा है दिसंबर के महीने में तकरीबन 50,000 अकाउंट्स खुले, जो आपके न्यू अकाउंट्स खुले. आई थिंक जैन में तकरीबन 25,000 अकाउंट खुले. सो गिवन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, और मार्केट नीचे भी है, सो व्हाट विल योर पीस ऑफ एडवाइस टू न्यू इन्वेस्टर्स जो अभी मार्केट में 1-2 महीने पहले ही आए हैं और उन्हें मार्केट में पैनिक देखा है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? यार देखें, simple advice है, don't panic. Panic selling is never the answer. You can never time the market. ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत अर्ली एज में इंडस्ट्री में और अपने एकेडमिक्स में सिखाई भी जाती हैं, और हम ऑब्वियसली हम मार्केट में आने के बाद थोड़ा टाइम लगाने के बाद खुद सीखते भी हैं कि you will never be the person who buys it at the lowest price and you will never be the person who sells it at the highest price. बेहतर यही है, the formula should always be कि आप एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट से काम करें. Treat this like any other investment, treat this like any property you have, treat this like any gold that you have sitting in your locker. Over time आपको रिटर्न देगा. अगर आप क्विक मनी के पीछे भागेंगे, more often than not you will lose. So the advice is, like I said before, stick to blue chip investments, stick to companies that you know, that you generally work with, that you see around you, and play the long game. आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की पोजीशंस लें and you will come out on top. थैंक यू यासीन. Thank you. अब नज़र डालते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर. नेक्स्ट वीक काफ़ी हैपनिंग है, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं. मंडे से ही स्टार्ट करें तो अटक रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, अटक सीमेंट, नेशनल रिफाइनरी, OGDC और DGKC सबके जो है वो देख रहे हैं कि हाफ ईयर रिजल्ट्स हैं, जबकि PTC का मंडे ही एनुअल रिजल्ट होगा. ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को हम देख रहे हैं कि यूनिलीवर का एनुअल रिजल्ट है, जबकि हबको, मैपल और तारिक ग्लास का हाफ ईयर रिजल्ट देखने को मिलेगा. साथ ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी हमें ट्यूसडे को ही जो है वो एनुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा. गोइंग फॉरवर्ड टू वेडनेसडे, फौजी सीमेंट हमें देखने को मिलेगा हाफ ईयर रिजल्ट, नेशनल फूड हाफ ईयर रिजल्ट, कोहाट सीमेंट हाफ ईयर रिजल्ट, UBL जो है वो फुल ईयर पे होगा, जबकि एयरलिंक कम्युनिकेशन भी हम हाफ ईयर रिजल्ट देखने को मिलेगा. थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में फॉरेक्स का डेटा भी हमें जो है वो उसके नंबर्स देखने को मिलेंगे, जबकि साथ ही साथ रिजल्ट सीजन कंटिन्यू है तो पाक टोबैको का एनुअल रिजल्ट है, साथ ही इमेज का जो है वो हाफ ईयर रिजल्ट है, आयशा स्टील्स का भी हाफ ईयर रिजल्ट है, और वाफी एनर्जी उनका एनुअल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा. और गोइंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडे, एटलस बैटरी हाफ ईयर
ईयर, SNGP हाफ ईयर और GCIL हाफ ईयर, जबकि गनी ग्लोबल ग्लास का हाफ ईयर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही SPI के नंबर्स भी फ्राइडे को रिलीज़ किए जाएंगे। अब नज़र डालते हैं उन कंपनीज़ पर जो अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड होने जा रही हैं। स्पेल ने 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था जो मंडे 24 फेब को एक्स ट्रेड होगा। उसके बाद PPL जिन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था वो 26 फेब को एक्स ट्रेड होगा। चिराग 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 27 फेब को एक्स ट्रेड होगा। और उसके बाद निमर इंडस्ट्रियल केमिकल जो है उन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था और वो भी 27 फेब को एक्स ट्रेड होना शुरू कर देगा। अब चलते हैं चेस सिक्योरिटीज़ कैंडल टॉक की तरफ। कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं चेस सिक्योरिटीज़ में। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू हबीब फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, मार्केट हमने देखा कि इस वीक काफ़ी पैनिक में रही। मंडे और ट्यूसडे भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में एक इन्वेस्टर्स में पैनिक था और फिर हमने देखा वही सिचुएशन हमें थर्सडे भी देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड नया वीक आने वाला है, क्या लेवल्स देख रहे हैं, मार्केट की क्या पोजीशन देख रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक मार्केट के लिए ये हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा। मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छी डाउनसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। सबसे पहले तो गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट पे व्यू है उसको डिस्कस करने से पहले इस हफ्ते की अगर हम एक्टिविटी को रिकैप करें तो हमने मार्केट में ये देखा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट वीक हमने ये देखा था कि मार्केट ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग थी वो अपनी इस ब्लैक ट्रेंड लाइन जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे उसके नीचे दी थी। प्लस ये था कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन थी जो कि यूजुअली एक बेरिश पैटर्न कंसिडर किया जाता है, उसका भी ब्रेकडाउन हो गया था इस प्रोसेस में। तो ये एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि अगर मार्केट अपने इनिशियल सपोर्ट लेवल्स को सस्टेन नहीं करती तो मार्केट में हम पे फर्दर पैनिक देख सकते हैं। और उस सूरत में जो हमने एक रेंज आइडेंटिफाई करी थी जो लास्ट वीक ऑलमोस्ट हमें लग रहा था कि मार्केट जब उसको अप्रोच करेगी तो 175 से 176,000 के दरमियान होगी। वो लेवल्स हमने देखा कि मार्केट ने बहुत जल्दी अप्रोच कर लिया और वो उस वक्त जब मार्केट ने इन पर्टिकुलर लेवल्स को अप्रोच करा तो ये रेंज 172 से 173,000 के लेवल्स के करीब थी। अब ये रेंज मार्केट के लिए क्यों इतनी क्रूशल है और हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट में हाई वॉल्यूम्स के साथ एक्टिविटी होती हुई क्यों देखी और क्यों रिकवरी होती हुई देखी, अगर हम उसको वीकली चार्ट्स पे देखें तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का वीकली के ऊपर एक काफ़ी रेलिवेंट वेज पैटर्न है। सिंस जून जुलाई 2023 जब मार्केट की रैली स्टार्ट हुई थी फ्रॉम ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल्स, तब से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का जो भी टॉप रहा है वो इस वेज के टॉप के करीब रहा है और जो भी बॉटम रहा है वो इस वेज के बॉटम के करीब रहा है। दिस हैपेंड अप अंटिल अगस्त 2025 जहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर वेज को ब्रेक होते हुए देखा था और वहां से फिर हमने इसके अंदर एक नया हाई लगता हुआ देखा था नियर 170। इसने करेक्ट करा था, अपना बॉटम डिफाइन करा था, रीटेस्ट करा था नियर द टॉप नियर दिस वेज पैटर्न अगेन और फिर वहां से हमने एक नया हाई मार्केट में अगेन लगता हुआ देखा। अब जो मार्केट नीचे आई है हमने देखा है कि मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे 3 दफा नेगेटिव वीक्स क्लोज करने के बाद इसी वेज को रीटेस्ट करती हुई नजर आ रही है और ये रेंज 172 से 173,000 के लेवल्स के करीब है। तो अब मार्केट में ऑल्दो हमने देखा कि इस आज का जो खासा पे लो लगा दैट वाज अराउंड 169,600, बट वहां से जो रिकवरी आई मार्केट की वो फिनोमिनल थी। मार्केट ने क्लोज करा विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। तो अब गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में ये सपोर्ट रेंज जो 172 से 173,000 के दरमियान है, वीकली बेसिस पे इसका सस्टेन होना बहुत जरूरी है। डेली पे फिलहाल मार्केट ने इसको रिक्लेम करा है और हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है अगेन, प्लस मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं अगर आप RSI को देखें तो उस पर बुलिश डाइवर्जेंस हमें नजर आ रही है जहाँ पे हमने प्राइस को नया लो लगाता हुआ देखा था इस हफ्ते, बट RSI ने जो है वो नया लो नहीं लगाया। और फिर हम मैकडी में भी जो है वो हम काफ़ी हमने डाउनसाइड के बाद जो है वो एक अच्छी स्पेस बनती हुई देख रहे हैं फॉर अ पोटेंशियल बुलिश मैकडी क्रॉसओवर। तो आई थिंक अगर मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन करती है, इनिशियली यही हमारी एंटिसिपेशन होगी कि अगर इन लेवल्स को सस्टेन करती है, क्लेम करती है, तो फिर यहाँ से हम रिकवरी बनती हुई मार्केट में देख सकते हैं। 178,500 in that case would be initial resistance level for the market, जो कि इस हफ्ते का जो हाई था मार्केट का वेंसडे का वो भी इन्हीं लेवल्स के करीब था। ये इनिशियल रेजिस्टेंस होगी फॉलोड बाय नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 183,000। अगेन ये हमारा ये जो एंटिसिपेशन है, ये जो व्यू है, ये इंटैक्ट रहेगा अप अंटिल मार्केट सस्टेन्स 172 173,000 की सपोर्ट। ये काफी वैलिड है। इसके नीचे अगला सपोर्ट लेवल in a scenario of further panic selling वो 168,000 के लेवल्स के करीब रहेगा इनिशियली। शर्जील, अगर आप देखें स्पेशली PPL की हम बात करें, PPL अपनी मार्केट से अगर हाई देखें तकरीबन वहाँ से 20% डाउन है, मार्केट इज़ डाउन 9%। और हमने देखा कि फॉर द लास्ट 2 वीक्स से 3 वीक्स काफ़ी हमने सेलिंग देखी है PPL में।
तो इन्वेस्टर का अब सवाल होता है कि इस पर क्या देखें टेक्निकली गोइंग फॉरवर्ड, इसका क्या ध्यान है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, पीपीएल ने मार्केट के साथ काफ़ी हमने देखा है कि इट हैज़ करेक्टेड अ लॉट सिंस इट मेड द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट टू 83 टू 84। इसके अंदर हमने एक अच्छी करेक्शन बनती हुई देखी है। इसने लो लगाया ऑलमोस्ट 220 के लेवल्स के करीब थर्सडे को, और वहाँ से फिर हमने इसको स्लाइटली रिकवर होता हुआ देखा। अब इसमें व्यू ये है कि अगर इसके अंदर कोई डाउनसाइड आती भी है तो इट वुड बी वेरी लिमिटेड, जहाँ पे इसका एक मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है नियर 216। अब ये 216 का लेवल मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल काफ़ी वैलिड लेवल इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा जब हम इसको प्रीवियसली देखा करते थे तो ये ऑलमोस्ट 214-215 के लेवल्स ही थे, जहाँ पे वी आइडेंटिफाइड कि ये एक ब्रेकआउट हो सकता है पोटेंशियली, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो पीपीएल में हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे। और उसके बाद हमने काफ़ी एग्रेसिव अपसाइड पीपीएल में जो है बनती हुई देखी थी। तो अब अगेन अगर कोई डाउनसाइड आती भी है, इन केस एनी फर्दर डाउनसाइड कम्स, तो फिर वो 216 के लेवल तक वो लिमिटेड रह सकती है। दैट वुड अगेन बी that would be a buying opportunity towards the upside. However, I think हमारा ये व्यू है कि अगर रिकवरी कंटिन्यू होती है यहाँ से, जो इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी हमने आज देखे हैं, अगर रिकवरी कंटिन्यू होती है तो हमारा ये व्यू है कि ये अपने 245 के लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस होगी। अब अगेन 245 के लेवल्स के करीब एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर वो लेवल्स वॉल्यूम्स के साथ, एग्रेशन के साथ ब्रेक होते हैं तो फिर ये अपने शॉर्ट टर्म चैनल टॉप को अप्रोच करेगा इन एग्रेसिव केस सिनेरियो, दैट वुड बी अराउंड 260। शर्जील, अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें, पाक इलेक्ट्रॉन अगर हम इस वीक देखें काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम्स हमने देखे हैं, एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी और इस वक्त टॉप आई थिंक स्टॉक्स रहा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन्स अगर आप देखें। मगर आप अपना इसका लास्ट टाइम हाई देखें 64 रुपीज़ का था और लो इसका तकरीबन 88 का हमने देखा है। सो वहाँ से कुछ एक्टिविटी रिबाउंड तो हुई है, बट इस लेवल पर हम देखते हैं काफ़ी रेजिस्टेंस है इस लेवल पर। तो आपका क्या व्यू है पाक इलेक्ट्रॉन पर? बिल्कुल, हमने पाक इलेक्ट्रॉन को भी मार्केट के साथ काफ़ी करेक्ट होता हुआ देखा है। इट क्लोज्ड द वीक अराउंड 48.88। अब अगर हम इसको देखें तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड पाक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल टाइम्स, और इसमें ये एक काफ़ी वैलिड चैनल है इसका, दैट हैज़ बिन वेरी रेलिवेंट। हमने देखा है कि इसी चैनल के बॉटम के करीब इसने अपनी मेजर डाउनसाइड्स के बॉटम डिफाइन करे हैं टुवर्ड्स द अपसाइड। जब भी कोई इम्पल्स वेव बनी है तो इसी चैनल के टॉप के करीब हमने चैनल के टॉप की करीब से हमने रिबाउंड्स देखे हैं। तो आई थिंक इसका लास्ट रिबाउंड था, लास्ट रेजिस्टेंस व्हेन इट टुक नियर द चैनल टॉप वाज अराउंड अक्टूबर 2025। उसके बाद ये करेक्टिव वेव में नीचे आया, उसके बाद इसने रिकवर करके एक नया हाई लगाया नियर 64, और फिर वहाँ से हमने एक बड़ी करेक्टिव वेव अनलॉक होती हुई देखी है, जिसमें ये 64 के लेवल से अब ऑलमोस्ट 48-49 के लेवल्स पे आके ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक क्योंकि ये अपने चैनल बॉटम के करीब है, तो फॉर द ट्रेडर्स who ideally targeting the stocks near bottom of the formation, for example ये channel bottom है इसके करीब, तो आई थिंक उस पे यहाँ पे जो है वो फ्रेश एक्यूमुलेशन की जा सकती है। और अगर हम इसमें फ्रेश एक्यूमुलेशन करते हैं और तो इसका स्टॉप लॉस रखा जाएगा बिलो टुडेज कैंडल ऑफ 46.5। अगर इन लेवल्स को के करीब भी सस्टेन करता है तो उस सूरत में हम रिकवरी इसके अंदर देख सकते हैं बनती हुई, जहाँ पे इनिशियल टारगेट लेवल्स हमारे 53 के लेवल्स के 54 के लेवल्स के करीब होंगे, और अगर 54 ब्रेक होगा तो गोइंग फॉरवर्ड हम फिर 58 के लेवल्स भी हम इसमें आते हुए देख सकते हैं। अगर आप पीटीसी देखें इस हफ्ते ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है वीक ऑन वीक, वेरस अगर मार्केट दोबारा मैं रिट्रेट करूंगा, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 9% नीचे है, मगर जो पीटीसी स्टॉक है इट्स लो, इट हैज़ मेड अ लो ऑफ अबाउट 15%। सो क्या आपकी एडवाइस है इन्वेस्टर्स को ऑन अ टेक्निकल बेसिस, इसका क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होगा? बिल्कुल, आई थिंक पीपीएल में भी हमने एक करेक्टिव वेव प्रॉपर अनलॉक होती हुई देखी थी एबीसी की फॉर्मेशन में, जहाँ पे इसने ए वेव का बॉटम डिफाइन करा था नियर 60 ऑलमोस्ट, उसके बाद रिकवर करा इन अ बी वेव, और फिर वहाँ से हमने सी वेव्स के अंदर अनलॉक होती हुई देखी थी। लास्ट टाइम मैंने भी डिस्कस्ड पीटीसी तो वाज ट्रेडिंग अराउंड 60.5-61 के लेवल्स। ये एक सपोर्ट भी थी, प्लस ये क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट की तरह ही इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो ये टेक्निकली ब्रेकडाउन लेवल भी था गोइंग फॉरवर्ड। हमने देखा कि जैसे ये लेवल्स ब्रेक हुए तो मार्केट में फिर हमने फर्दर जो है वो एक्सटेंशन देखी डाउनसाइड की, और इसने ऑलमोस्ट अपने चैनल बॉटम को अप्रोच करा नियर 52 के लेवल्स। अब इसमें गोइंग फॉरवर्ड व्यू ये है कि द आउटलुक वुड रिमेन बुलिश, क्योंकि इसमें हमने एक प्रॉपर करेक्टिव वेव देखी है, प्लस ये इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी बेहतर एडजस्ट कर गए हैं। अगर आप मैकडी को देखिए तो डेली पे अगेन वी कैन सी अ क्रॉसओवर कमिंग इनटू प्ले नेक्स्ट वीक एज वेल। तो आई थिंक इसमें एक्टिविटी काफ़ी
बेहतर लगती है, और इसमें अगर अपसाइड बनती है तो द अपसाइड इनिशियली इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड लिमिटेड टू अराउंड 62.5, जो कि इसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स इट्स शॉर्ट टर्म चैनल टॉप, जो कि 66.5 का होगा। अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में, नेक्स्ट वीक का रिजल्ट भी है और रिजल्ट भी काफ़ी एंटिसिपेटेड है, बिकॉज काफ़ी सालों बाद डिविडेंड दे सकती है कंपनी, काफ़ी बड़ा डिविडेंड दे सकती है। और टेक्निकल लेवल आपको क्या लग रहा है कि नेशनल बैंक इस लेवल्स पे क्या लगता है, इसके क्या रेजिस्टेंस हो सकती है और क्या सपोर्ट हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, नेशनल बैंक में हमने जो ये हफ्ता देखा इसमें एक्टिविटी काफ़ी वॉलेटाइल थी अगेन। हाउएवर इसने काफ़ी बेहतर रिकवर भी करा आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 238 ड्यूरिंग द वीक। वहाँ से हमने इसके अंदर रिकवरी बनती हुई देखी। अब इसमें व्यू ये है कि अगर ऑब्वियसली जो इसकी एक काफ़ी वैलिड फॉर्मेशन हमें नज़र आती है वो इसमें असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, जिस चैनल के बॉटम को इसने अप्रोच करा था लास्ट वीक। आई थिंक अगर कोई डाउनसाइड आती है तो इस चैनल के बॉटम तक लिमिटेड रहेगी, जो कि सपोर्ट लेवल है नियर 242। हाउएवर क्योंकि इसके स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, इट हैज बीन मेकिंग हायर हाइज हायर लोज, ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, तो वी एक्सपेक्ट कि इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस है एट 270। फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम इसके अंदर एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स द रीसेंट टॉप ऑफ 288, जो कि इसके इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हो सकते हैं। हाउएवर अगर इसके अंदर फर्दर एग्रेशन होता है और वॉल्यूम्स गुड वॉल्यूम्स के साथ इसमें ब्रेकआउट लगता है तो फिर इसके जो चैनल का टॉप आएगा जो कि इसके फाइनल टारगेट लेवल्स हो सकते हैं, दे कैन बी अराउंड 310। थैंक यू शजील। थैंक यू। और अब चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। शहबाज, क्या टेक है फिर गोइंग फॉरवर्ड आपकी मार्केट के? अगर आप देखें इस हफ्ते जो मार्केट तकरीबन 4% नीचे थी, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वीक फॉर द इन्वेस्टर्स। सो अगर आप अगला हफ्ता देखें तो वो ट्रिकी रह सकता है, बट आई थिंक मेरा जो इनिशियल टेक है थोड़ी कंसोलिडेशन की तरफ है। मैं किस तरह क्यों बोला, आई थिंक अभी भी जो की रिस्क फॉर द मार्केट है वो जियोपॉलिटिकल है, वो गिवन द यूएस एंड ईरान इशू। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तो मार्केट विल बी वेरी अनसर्टन। और दूसरा आई थिंक थोड़ा प्रेशर अभी मजीद रह सकता है फ्रॉम फॉरेन सेलिंग साइड। आप देखें लास्ट वीक भी हमें देखा है काफ़ी एग्रेसिव फॉरेन सेलिंग थी। सो एज पर डिफरेंट मार्केट रूमर्स, ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं है, आई भी सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। सो ये दो जो फैक्टर्स हैं दिस कैन कीप द मार्केट साइडवेज। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेक्स्ट वीक इज़ अ हैवी रिजल्ट वीक। और आप देखें बड़े बड़े रिजल्ट्स आएंगे, अगर स्पेशली आप यूबीएल की बात करें, नेशनल बैंक की बात करें, मेपल लीफ की बात करें, फौजी सीमेंट की बात करें, आई थिंक इन्वेस्टर्स को रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, वैल्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये चीज़ है कि येस मार्केट इज़ डाउन 9% फ्रॉम इट्स हाई। सो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है। सो अगर यहाँ अगर मजीद करेक्शन आती है या कंसोलिडेशन होती है तो इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी समझें, आपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और जो भी अच्छे स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो और डिविडेंड यील्ड बेसिस पे वहाँ इन्वेस्टर्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि येस द इकोनॉमिक थीसिस अभी भी इंटैक्ट है। अगर प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस वो एक टेम्पररी होगा, बट लॉन्ग टर्म में जो हमारा मार्केट पे जो व्यू है इज़ स्टिल वेरी बुलिश। तो जो इस वक्त यूएस ईरान वाली जो सिचुएशन है उसको लेके आप यही फिर इन्वेस्टर्स को क्या यही एडवाइस करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स जो सिनेरियो है उसको देखना चाहिए या नहीं? देखिए डेफिनेटली देखना चाहिए, मगर यहाँ पैनिक ना करें। देखें अगर कोई चीज़ इंटरनेशनली होगी उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में आ सकता है, मगर वो टेम्पररी होगा। अब ये देखना है कि यूएस और ईरान में जो भी इंटरवेंशन होती है, जो भी एक्शन होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। अगर शॉर्ट लिव्ड होता है तो आई थिंक इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन होती है तो मार्केट और थोड़ी सिवियर हो सकती है। सो पैनिक ना करें। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अवॉइड लेवरेज स्टॉक्स, अवॉइड लेवरेज एंड अवॉइड स्पेकुलेटिव स्टॉक्स। सो वही मेरी लास्ट एडवाइस दोबारा मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट इन फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स। थैंक यू शहबाज। तो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।